हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज की स्टोरी, वैसे तो मैं एक क्लिप ऐड कर रही हूँ, किसी ने मुझे भेजा है, तो आज वो है और आपने आखिर तक ही सुननी है क्योंकि लास्ट में मैंने अपने कुछ वाक़यात बताने हैं। और अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं जो कि मैं अभी तक उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। तो आपने स्टोरी आखिर तक देखनी है और कमेंट्स भी किया करें, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे इंटरेक्ट करती हूँ कमेंट बॉक्स में, तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो बिना किसी देरी की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और एक दूसरे की एहतराम और मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आज की स्टोरी एक कॉल सेंटर की है। वहाँ मैंने बहुत अरसा मुलाजमत की है और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कॉल सेंटर की शनाख्त न ज़ाहिर करने का मकसद यही है कि मैं उस कॉल सेंटर की साख्त को मजरूह नहीं करना चाहता, उसका इमेज ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस स्टोरी में उसका नाम नहीं लूँगा। इतना बताता चलूँ कि वो कॉल सेंटर रावलपिंडी में है और जिस बिल्डिंग में है उसमें एक बेसमेंट भी था। और जैसा कि सब जानते हैं कि कॉल सेंटर नाइट शिफ्ट में चलता है पाकिस्तान में, और रात को काफ़ी लेट जो है वो छुट्टी होती है। तो अक्सर जिन लड़कों के टारगेट्स जल्दी पूरे हो जाते थे उनको जल्दी छुट्टी दे दी जाती थी। अब दिसंबर चल रहा था और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मुझे भी टारगेट पूरा होने की वजह से थोड़ी जल्दी छुट्टी हो गई थी। अब अक्सर मुझे नीचे बेसमेंट से आवाज़ें भी आती थी लेकिन मैं नीचे नहीं जाता था। एक दिन मुझे हुआ कि मैं नीचे जाऊं, लेकिन सर किसी को, जो हमारे टीम लीडर थे, वो किसी को भी अकेले नीचे नहीं जाने देते थे, जाने से मना करते थे। हम वजह पूछते थे तो वो मना कर देते थे और कहते थे कि हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। मैं जो मना करता हूँ ये आपके फ़ायदे के लिए। अब मुझे और मेरे साथ एक और लड़का था जो कोवर्कर था, उसको एडवेंचर का शौक़ हुआ कि बेसमेंट में जाके देखे तो सही कि क्या है, किस वजह से सर हमें नहीं बताते कि नीचे क्या है, क्यों नहीं जाने दिया जाता। खैर, एडवेंचर को शुरू करने के लिए हम लोग नीचे गए। लाइट नहीं थी तो मोबाइल्स की लाइट का यूज़ किया। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, नीचे ग्लास टूटे हुए पड़े थे। खैर, उस पूरे बेसमेंट में शीशे का काम हुआ था और बहुत ज़्यादा ग्लास भी नीचे टूटे हुए पड़े थे। मेरे साथ जो लड़का था वो, मुझे नहीं पता मुझसे मजाक कर रहा था या कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर था या वो सीरियस था। उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मुझे कोई धक्के दे रहा है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुझे कोई धक्के दे रहा है। खैर, साथ ही मुझे भी वहाँ से कांच टूटने की आवाज़ें तो आ रही थी और साथ ही साथ कुछ कांच हमारे ऊपर भी गिर रहे थे। अब वो लड़का पहले से ज़्यादा और ज़्यादा ज़ोर से मुझे कहना शुरू कर दिया कि भाई मुझे बार बार कोई धक्का दे रहा है और ज़ोर से धक्का दे रहा है। खैर, मैं अपने एडवेंचर का मज़ा ले रहा था। इसी असना में, जब मैं अपने एडवेंचर का मज़ा ले रहा था, तो उसी असना में किसी ने उस लड़के का गला पकड़ लिया और वो ज़ोर से गिरा और चीखने लगा। खैर, मुझे पहले लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसके गले पे निशान नाखूनों के मैंने खुद देखे उसी वक्त। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया था। हमने कोशिश की कि हम वापस जाएं, लेकिन रास्ता तलाश करने पर भी हमें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था। अल्लाह रहम करे, लेकिन सच है, हमें वापसी का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और मुझे कोई, वो जो शीशे लगे हुए थे, कि मैंने पहले बताया कि बेसमेंट में हर तरफ शीशे का काम हुआ था, तो मुझे उन शीशों में कुछ नज़र भी आ रहा था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, डर की वजह से मैं देखना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका अक्स मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है। किस्मत कह सकते हैं या कुछ भी, हमारे मोबाइल्स की बैटरीज हमेशा फुल रहती थी, क्योंकि कंपनी का जो हमारे कॉल सेंटर के जो हमारे टीम लीडर थे, उनका ये एक असूल था कि जब भी हमें छुट्टी होती थी उससे 30 मिनट पहले ही हमें हमारे फ़ोन चार्ज लगाने की
ऑर्डर्स मिल जाते थे कि जितने भी लड़के हैं वो अपने फ़ोन्स को चार्ज करें ताकि जाते हुए हमारे फ़ोन्स फुल चार्ज हो। उसकी वजह ये थी कि हमारे टीम लीडर कहते थे कि आप लोग जैसे ही घर पहुंच जाएं आप हमें बैक कॉल करके ओके की रिपोर्ट देंगे कि हम घर पहुंच चुके हैं, सेफ एंड साउंड है। ये हमारे जो मैनेजर थे या जो हमारे टीम लीडर थे उनका बनाया हुआ एक सेफ्टी रूल आप कह सकते हैं था। खैर, उस लड़के को इस बार किसी ने गले से पकड़कर ऐसा दबाया कि उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया। हम कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब भी नहीं पता था कि हमें अब वहाँ पे हवा चलना भी शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये हवा आ कहाँ से रही है। मुझे डर के मारे रोना आ रहा था क्योंकि मैं मुसलसल अपने पीछे कुछ महसूस कर रहा था जो कि हाइट में बहुत ही ऊंचा और लंबे हाथों वाला था, और वो एक नहीं था, इसलिए दोबारा मेरे से पीछे देखने ही नहीं हो रहा था। वहाँ से अजीब गंदी स्मेल भी आ रही थी जैसे कोई जानवर मरा हो। ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ चल भी रहा है जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। वो ग्लास टूटने की आवाज़ें मुस्तकिल थी और जान नहीं छोड़ रही थी, और जैसे कि कोई लकड़ी के बने हुए जूते पहनकर चल रहा हो। टक टक की आवाज़ें आ रही थी और हमारे पीछे ही लगा हम लोगों को उस दौरान ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बाकायदा से हमारा पीछा कर। अब मुझे भी धक्के लगना शुरू हो गए और मैंने जो भी मुझे आता था वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब डर के बारे में मुझे लगना शुरू हो कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। इतने में वो लड़का बेहोश होकर मेरे ऊपर ही गिर चुका था। अब मैं बैठ गया, जो आता था मुझे वो मैं पढ़ रहा था। इसी असना में मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक कदम भी आगे पीछे हूँ, लेकिन इसी असना में मुझे मैनेजर साहब की कॉल आ गई। उन्होंने अपने रूल के मुताबिक कॉल की मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, और मैंने फ़ौरन उनकी फ़ोन जो है वो अटेंड कर ली। मोबाइल की जो आवाज़ थी उसकी वजह से माहौल थोड़ा चेंज हो गया, मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई। तो मैंने रोते रोते उनसे ये अपील करना शुरू कर दी कि सर आ जाएं प्लीज़, मुझे बचाएं, मुझे प्लीज़ बचा लें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, खैरियत तो है? मैंने कहा सर बेसमेंट में आ जाएं, हम दोनों को बचा लें, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। खैर, उनका भला हो, मैं आज भी उनको दुआएं देता हूँ। वो कुछ देर में आ गए और अपने साथ 5 लड़कों को भी लिए जिनमें 2 हाफिज़ कुरान थे। दूसरे लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उसके लिए रेस्क्यू 1122 को बुलाया गया और मुझे साइड पर ले जाकर मैनेजर साहब ने रेस्क्यू वालों और बाकी ऑफिस के लड़कों को कुछ ना बताने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि ये बात तुम अपने तक ही रखना, क्योंकि हमारे सीईओ साहब ने ये बिल्डिंग 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, और अगर ऐसे वाक़यात या ये चीज़ें बाहर आ गई तो ऐसे वाक़यात के बाहर आने की वजह से कॉल सेंटर की जो साख्त है, जो इमेज है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ध्यान रखना कहीं इस कंपनी का नाम ना आए। खैर, 2 घंटों की ट्रीटमेंट के बाद वो लड़का भी काफ़ी बेहतर हो गया, स्टेबल हो गया। तो मैनेजर साहब ने उससे भी यही प्रॉमिस लिया। आज भी उस ग्लास के निशान मेरी कमर और शोल्डर्स पर मौजूद। उस वाक़े के बाद से सर मेरे साथ जो हमारे मैनेजर थे वो मेरे साथ लाजमी 1 या 2 बंदे भेजते थे जो मेरे रास्ते में ही रहते थे, और वो दूसरा लड़का इस वाक़े के कुछ अर्से बाद कॉल सेंटर छोड़ गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम लोगों को अपने सीनियर्स और एक्सपीरियंस लोगों की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने इस अपने तकलीफ़ दे वाक़े का इससे यही सीखा कि नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, वज़ू और पाक हालत में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। इससे हमको रूहानी ताकत भी मिलती है और ऐसे मामलात में भी हमें ताकत मिलती है। इसके अलावा जो ज़िंदगी के हमारे दूसरे मामलात हैं, नॉर्मल जो मामलात हैं, उनमें भी। तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ में मान में रखे। अल्लाह। तो ये थी आज की स्टोरी, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जहाँ हमें जाने से मना किया जाए वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, और दूसरों की बात कभी कभार सुन भी लेनी चाहिए। और जितना हमारा दिल कर रहा हो, अक्सर आपने हॉन्टेड मूवीज़ में देखा होगा या हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि जहाँ से आवाज़ आती है वो लोग वहीं पे जाते हैं, तब हमें बहुत गुस्सा आता है। बट इन रियल लाइफ हम भी यही करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। हमें वो हॉरर मूवी का एक थीम मिला होता है, तो हमें पता होता है कि भाई नहीं, यहाँ से जंप स्केयर आना है, इसलिए ये कर रहे हैं, ये इस तरह हो रहा है या उस तरह हो रहा है, तो ये क्यों जा रहे हैं, हमें डर लगता है। लेकिन इन रियल लाइफ भी हमारे साथ ये हो सकता है
क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ की तरफ इतना होता नहीं है, हमारा ध्यान नहीं होता और हम वो हरकतें कर रहे होते हैं जिनका हमें हॉरर मूवीज़ को देख के गुस्सा चढ़ता है कि भाई जिधर से आवाज़ आ रही है ये बंदे उधर से ही जा रहे हैं। खैर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँगी, और वो ये है कि रिसेंटली अभी दो या 3 दिन पहले मैं सो रही थी। तकरीबन सुबह 11 बजे का टाइम था और मुझे उस टाइम यूनिवर्सिटी के लिए उठना होता है 11:30 बजे। मैंने 11:30 पौने 12 बजे का अलार्म लगाया होता है ताकि मैं हद 12 बजे तक उठ जाया करूँ। अच्छा, उस दिन मेरी बहन की तबीयत भी नहीं ठीक थी तो वो जल्दी सो गई थी, वरना वो उस टाइम तक जाग रही होती है, वरना बाकी सारे तो घर में सो रहे होते हैं और वो जाग रही होती है। तो उस दिन उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो बहुत जल्दी सो गई थी। अब घर में सारे सोए हुए थे। 11:30 बजे का टाइम था और मेरा अलार्म बजा। मैं जिस करवट लेटी हुई थी मेरे बैक साइड पे मेरा फ़ोन पड़ा था और मैं दीवार की तरफ मुँह करके गहरी नींद थी। और मुझे इसी तरह फ़ील हुआ है कि मेरी छोटी सिस्टर आई है, उसने मेरे कंधे को हिलाया है और मुझे मेरे फ़ोन दिया हाथ में और मुझसे ये भी बोला है कि ये फ़ोन बंद करो, इतनी देर से बज रहा है। अच्छा, मैंने अलार्म बंद कर दिया। उसके बाद मुझे महसूस नहीं हुआ और मैंने देखा है कि मेरी छोटी बहन रूम से बाहर गई है। अच्छा, खैर, मैंने उस चीज़ को इतना सवार नहीं किया। मुझे ये था कि मेरी छोटी बहन नहीं जाग रही होगी। तो मैं ना आंखें बंद करके थोड़ी देर लेटी रही। मेरी आदत है कि मैं ना सुबह उठती मोबाइल नहीं देखती या इस तरह मतलब कुछ नहीं करती। मैं आंखें बंद करके काफ़ी देर लेटी रहती हूँ, 5-10 मिनट। तो उसके बाद मतलब जैसे ही 5 मिनट हुए तो ना मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी छोटी बहन गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं कहूँ ये अभी तो बाहर गई थी, इतनी गहरी नींद कैसे हो गई। खैर, मैंने ना इतना सवार नहीं किया। मैं उठी हूँ, तैयार श्यार हुई हूँ, यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी से वापस आई हूँ, शाम के टाइम मेरी बहन जाग रही थी तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुमने मुझे उठाया था? क्योंकि मुझे एक उसकी आदत का पता है कि वो मुझे ना मतलब इस तरह उठ के नहीं आके उठाएगी। वो ना मेरे पैरों वाली साइड से रज़ाई खींचती है। तो इस तरह हमारे रूम की इस तरह सेटिंग हुई हुई है कि मतलब वो जहाँ मैं बेड पे होती हूँ वो नीचे फ्लोर पे होती है और मेरे पैरों वाली साइड से ना उसने मेरी रज़ाई खींचती है। अक्सर इस तरह होता है मेरी अलार्म पे आँख नहीं खुलती, तो इस तरह हो जाता है। तो कहती क्या मतलब है? मैंने कहा तुम मेरे पास आई थी, तुमने मेरे हाथ में मोबाइल दिया था, तुम खुद भी तो अलार्म बंद करके मुझे क्या ही मतलब जगा सकती थी। तो कहती कि क्या बात कर रही हो भाई, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं उसके हैरानों की शक्ल देखूँ। मैंने कहा तुमने मुझे सुबह नहीं उठाया और तुमने मेरे हाथ में मेरा फ़ोन नहीं दिया और मुझे ये नहीं बोला कि अलार्म बंद करो। कहती नहीं, मैं तो गहरी नहीं, मैं तो 9 बजे से सो रही थी, मैंने तुम्हें क्यों उठाना है? और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अगर उठाना भी हो तो मैं तुम्हारे पैरों वाली साइड से रज़ाई खींचती हूँ कि तुम उठ के अलार्म बंद। और इसी तरह होता है, वाकई में इस तरह होता है। खैर, उसके बाद मुझे लगा शायद अम्मी होंगी क्योंकि थी कोई औरत, क्योंकि औरत वाली आवाज़ से इतना मुझे याद है, मुझे उसके एग्जैक्ट वर्ड्स याद हैं। मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी आप आई थी? क्योंकि हो सकता है कि मेरा अलार्म इतना ज़्यादा बज रहा हो तो आप गुस्से में उठ के आ गई हो। तो कहती नहीं, मुझे तो नहीं पता, और हमारे रूम में तो तुम लोग के अलार्म की आवाज़ भी नहीं आती, मतलब तुम लोग के रूम से जो भी हो रहा हो। मैं उसके बाद काफ़ी परेशान हो गई। फिर मैंने रात को भाई को बताया। भाई कहते, मैंने भाई से पूछा, मुझे शायद ये हो गया हो कि मुझे धोखा हो गया हो। मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा आपने मुझे उठाया था? कहते नहीं, मैं तो खुद बहुत गहरी नींद छोड़ती, मेरी तो तबीयत नहीं ठीक 2-3 दिन से, तुम्हें पता ही है। और फिर उसके बाद अभी तक, लिटरली अभी तक 3 दिन गुजर गए हैं, नहीं पता लग सका मुझे किसने उठाया था। मुझे अम्मी कहती हैं कि वहम ना करो, बस इतना सोचो नहीं उसके बारे में। लेकिन कैसे ना सोचे एक इंसान जब उसको कोई आके इस तरह उठा के जा रहा है। और मुझे पता है आप लोग बोलेंगे स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे पता है स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। आप उसमें मतलब आप उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते। मैं उसमें हिली हूँ, मैंने मोबाइल पकड़ा है, अलार्म बंद किया और दूसरी साइड पर रखा है मोबाइल। मुझे पता है कि उस कंडीशन में क्या होता है इंसान के साथ। मेरे साथ वो भी हो चुकी हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये जो हुआ है ना, मुझे किसी ने जगाया है और पता नहीं क्या, शायद आजकल मैं मतलब आजकल तो नहीं, खैर जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से हमारे घर में एक्टिविटीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं इन चीज़ों की। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये घर हॉन्टेड नहीं है, ये इसमें कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन ये एक गुजरगाह है। तो शायद आते जाते कोई चीज़ें शरारत कर रही हैं या पता नहीं। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ये थी आज की स्टोरी, 2 स्टोरीज़। तो अगर आपको पसंद आई हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट किया करें क्योंकि मुझे आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब तो
लाजमी कर दो, इसके बारे में तो भाई कोई दो राय है ही नहीं कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अपना बहुत ख्याल रखें, इस तरह की तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।